हम देख रहे हैं कि बुलडोजर घरों पे चलाए जा रहे हैं ताकि उनके एड्रेस खत्म किए जा सके। साथ साथ एसआईआर चल रहा है जिससे कि उनको बेदखल किया जा सके कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो। और उसके साथ ही बच्चों के स्कूल तोड़े जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं। आप देखिए, लास्ट 45-50 सालों में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो सबसे बड़ा हो चुका है। आज तक इतनी बड़ी आबादी जो थी, इतने सारे जो ग्रेजुएट्स आज की डेट में जो बेरोजगार हैं, इतने शायद कभी नहीं थे। हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि एकमात्र एक चपरासी की जॉब के लिए एक पीएचडी, एमए, एमफिल लोग जो हैं अप्लाई कर रहे हैं। और लगातार ये जो बुलडोजर की राजनीति चल रही है पूरी दिल्ली में, जिस तरीके से हमारे शालीमार बाग में एक आंदोलन चलाया गया, उसके बावजूद भी उनके मकानों को तोड़ दिया गया। सरकार ने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान। सरकार ने जो वादा किया था, आज भी आप अगर आजादपुर की तरफ जाएंगे, शालीमार बाग से देखेंगे, एक जगह लिखा हुआ है, जहां मेरा कच्चा मकान वहां मेरा पक्का शीश महल। मत दो शीश महल। कहने को बहुत कुछ अब नहीं बचा है। जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें सब बातें आ गई और हमारे प्रोफेसर अपूर्वानंद जी के इतने सुंदर तरीके से बातें रखने के बाद अब हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। सिर्फ जो शिक्षा की बात है, क्योंकि शिक्षा आंदोलन हम लोग लड़ रहे हैं, और एनईपी की जो बात आई है उसके जो परिणाम हैं वो तो हम सभी के बच्चे भुगत रहे हैं, हम भी भुगत। हम देख रहे हैं कि बुलडोजर घरों पे चलाए जा रहे हैं ताकि उनके एड्रेस खत्म किए जा सके। साथ साथ एसआईआर चल रहा है जिससे कि उनको बेदखल किया जा सके कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो। और उसके साथ ही बच्चों के स्कूल तोड़े जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ जो लोग रोटी रोजगार के लिए आए हुए हैं वो सारे वापस गांव की तरफ चले जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान भी इसी तरह का प्रोसेस हुआ था कि लोग शहरों में आते हैं अच्छे जीवन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और एक समय ऐसा ला दिया जाता है सरकारों के द्वारा कि वो वापस रोटी जुटाने की चिंता में गांव की तरफ रुख कर लेते हैं। तो ये आज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार इसी तरीके से जा रही है। नागरिकता तक को दांव पर लगा दिया है। हम नागरिक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से एसआईआर में डॉक्यूमेंट्स को बता दिया, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी, इवन पासपोर्ट भी आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो खैर, कुल मिला के जो संघर्ष है उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल और एक अनुभव कल ही हमने किया है कि जहां जहां जनता खड़ी होती है। चांदपुर एक गांव है बवाना के पास में, नरेला में, क्योंकि मैं 25 साल प्रिंसिपल रही तो उस एरिया से मेरा लगाव भी है, लोग पहचानते भी हैं। तो लोगों ने मुझे बताया कि एक प्राइमरी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है 4-5 किलोमीटर दूर, जैसा अभी सर ने बताया, 5 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव के स्कूल में मर्ज किया जा रहा था। हमने वहां पर जाकर, क्योंकि ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी तो शिक्षा के आंदोलन को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है, स्कूल क्लोजर, मर्जर के खिलाफ, और जो सिलेबस सर ने बताया उसके खिलाफ, और तरह तरह के जो मुद्दे हैं। तो खैर, हम लोग वहां पर गए, लोगों को समझाया कि आपका गांव, आपका जमीन, पीढ़ियां इसमें पड़ी है, 1948 से वो स्कूल चल रहा था। तो गांव वालों को एकदम भावनात्मक रूप से ये एहसास हुआ कि हमें लड़ना चाहिए। और आप यकीन मानिए, गांव का एक एक इंसान उठ खड़ा हुआ, बुजुर्गों से लेकर महिलाएं, बच्चे, सब, जबकि उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उस स्कूल में। घरों में काम करने वाली बहनों के बच्चे थे, खेतों में मजदूरी करने वालों के बच्चे थे, गौशाला में काम करने वाले लोगों के बच्चे थे। लेकिन उन लोगों को जब ये एहसास कराया गया कि ये बच्चे अगर कल को नहीं पढ़ेंगे, नशेड़ी बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, और समस्या गांव के आपके लिए होगी, तो उन सब में एक ऐसा भावनात्मक उबाल आया और उन्होंने संघर्ष करने की ठानी। और सीधे डायरेक्टर को, इतना संघर्ष हुआ कि डायरेक्टर को खुद आना पड़ा। एमसीडी के एजुकेशन डायरेक्टर निखिल तिवारी को ये विश्वास देना पड़ा कि हम आकर देखेंगे कि वस्तुस्थिति क्या है। अगर दूर स्कूल मर्ज किया जा रहा है तो हम आकर खुद देखेंगे, स्कूल की हालत देखेंगे कि चलने लायक है कि नहीं। आए, लोगों ने वहां पर बात रखी, लोग एकदम से एडमेंट थे कि हम स्कूल जाने नहीं देंगे, और उन्होंने वहां पर ही डिक्लेयर किया कि हमने देख लिया है, आप जायज लड़ाई लड़ रहे हैं और ये स्कूल नहीं रहेगा। जनता की ताकत, आप देखिए आपकी ताकत कितनी ज्यादा है, आपकी ही ताकत है, सरकारों की कोई ताकत नहीं है। दुनिया में जितने परिवर्तन, जितने हक लिए हैं, चाहे वो वोट का हक लिया है, चाहे न्यूनतम मजदूरी का हक लिया है, हजारों मजदूरों ने खून की नदियां बहाकर अपना अधिकार लिए थे। महिलाओं ने कितनी, जो एक महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च का, उसके लिए कितनी खून बहाए थे। तो जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये जन आंदोलन का जो अभी हमारे बीच में प्रस्ताव में जो मुद्दे रखे गए हैं, इन पर एकजुट
और सही चिंतन के साथ, सही सिद्धांत के साथ, सही नेतृत्व में जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में संगठित होकर जन कमेटियां बनाकर जनता को समझाने की जरूरत है। कसूर जनता का नहीं है। अभी जैसे सर ने बताया कि 3 लाख तनख्वाह लेने वाले लोग एसी में जाकर सो जाते हैं, जैसे कि उन्हीं का जन्म से ही वो ऐसे थे। शिक्षा सरकार मतलब शिक्षा समाज ने दी, संसाधन समाज ने दिए, वो जब एक रुतबे पे पहुंच गए तो समाज की चिंता करनी उन्होंने छोड़ दी। तो चिंता करनी है हम जैसे लोगों को जो एक सुविधा भोगी जीवन पर हैं। आप सबको भी एकजुट होना है, क्योंकि अकेले हमारे से भी लड़ने से नहीं चलता। हमें तो कह देते हैं ये तो फालतू में भड़का रहे हैं। तो आप लोगों को एकजुट होना है, हम सबको एकजुट होना है और जन आंदोलन को आगे बढ़ाना है। किसी भी कीमत पर अपने हक अधिकार को, शिक्षा को, हमारे घरों को, हमारी नागरिकता को और हमारे किसी भी उस हक को जो सदियों के संघर्ष के बाद प्राप्त किए हैं, ऐसे ही नहीं जाने देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग शहरों से आए हुए साथी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। देखिए, मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे उन्होंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों के सामने यहाँ होने वाली सारी समस्याओं के ऊपर अपनी बात रख दी है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ रखने के लिए, लेकिन एक संगठन के, युवा संगठन के प्रेसिडेंट होने के नाते कुछ बातें मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हाउसिंग की, पानी की, बिजली की, महिलाओं बच्चों पे बढ़ते अपराधों के साथ साथ एक जो बहुत बड़ा खतरा हम लोगों के दरवाजे पे खड़ा है, हमारे बच्चे, हमारे नौजवानों के सामने खड़ा है, वो है बेरोजगारी का। आप देखिए, लास्ट 45-50 सालों में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो सबसे बड़ा हो चुका है। आज तक इतनी बड़ी आबादी जो थी, इतने सारे जो ग्रेजुएट्स आज की डेट में जो बेरोजगार हैं, इतने शायद कभी नहीं थे। हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि एकमात्र एक चपरासी की जॉब के लिए एक पीएचडी, एमए, एमफिल लोग जो हैं अप्लाई कर रहे हैं। ये आलम है। हम हमारे बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि आगे चलकर वो रोजगार करेंगे, रोजगार लेंगे और अपने परिवार का लालन, अपने बूढ़े माता पिता का, अपने बच्चों का, अपने स्पाउस का जो है पालन पोषण करेंगे। लेकिन अब स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि यहाँ बेरोजगारों की जो संख्या है सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से आप देखेंगे ये सरकार का जो रवैया है, जब भी कोई, आप देखेंगे जब भी कोई एग्जाम होने को होता है, इनके पेपर लीक हो जाते हैं। पिछले 70 सालों में इतने पेपर लीक नहीं हुए थे। जो ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये पिछले जब से 2014 से आए हैं, लगभग 40-50 साल से भी ज्यादा इनके जो है पेपर लीक्स हो चुके हैं। उसी की वजह है कि जो है नौजवानों के बीच में ये जो रोष है, ये जो गुस्सा है, ये पनप रहा है, फूट रहा है और ये एक मूवमेंट की जो है शक्ल लेता जा रहा है। जंतर मंतर पर भी लोग बैठे हुए हैं और इसी मुद्दों को लेकर, ये जो पेपर लीक का मुद्दा है, जो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसको लेकर हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और काफी राज्यों में इसका आंदोलन चल भी रहा है। लेकिन ये आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो बीजेपी की या कहीं भी उनकी स्टेट गवर्नमेंट हो, ये इस चीज को लेके, इन मुद्दों को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि रोजगार का मुद्दा इनके लिए कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। 2014 में जब ये लोग आए थे, इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो है वादा हम लोगों से किया था। 2 करोड़ तो आप छोड़िए, इन्होंने 2 लाख जो है 1% भी जो है निकाली नहीं है। और अगर कोई निकाली भी जाती है तो आप देखोगे कि उसके जो है पेपर लीक हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर तक पेपर पोस्टपोन हो जाता है और कब उसका रिजल्ट आएगा और कब बच्चों को जो है नौकरी मिलेगी, इसका कोई इसका कोई अता पता नहीं है। रोजगार हमारा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, इसके लिए हम लोग लड़ते हैं, इसके लिए हम आंदोलन करते हैं। एक हाथ में, हर हाथ कोई काम होना, ये भी एक बहुत जरूरी है, एक जरूरी मुद्दा है जिसको लेकर हमारी लड़ाई जारी है, अभी भी जारी है। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि इस आंदोलन को, रोजगार का मुद्दा भी एक काफी बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन का जो है समर्थन करें। धन्यवाद। हर एक समस्या और हर एक मसले से जूझ रहे हैं और लगातार ये जो बुलडोजर की राजनीति चल रही है पूरी दिल्ली में, जिस तरीके से हमारे शालीमार बाग में एक आंदोलन चलाया गया, उसके बावजूद भी उनके मकानों को तोड़ दिया गया, कितनी अफसोस और शर्म की बात है। और दूसरी तरफ हमारी जो अलीगांव की महिलाएं हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरीके से मजबूती से वो लड़ रही हैं और अपने हक, अपने अधिकार, अपने घर को बचाने के लिए लगातार लड़ रही हैं, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन और हर एक चीज़ कर रही हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से ये जो है
हमारे SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो रखा गया, चाहे वो रोजगार का समस्या हो, चाहे वो नशे का हो, चाहे वो घर के बचाने का हो, जो भी रखा गया है उस पे हम कहीं ना कहीं सभी अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। उस चीज़ को जिस तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिस जन आंदोलन की हमें ज़रूरत है, उस जन आंदोलन को बढ़ाने की हम सभी की जिम्मेदारी बनती है और हम सभी को उसे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ अलीगांव की महिलाओं ने अपना हिम्मत, अपना हौसला, अपना जज्बा उन्होंने कमज़ोर नहीं किया। जहाँ जाना हो, जहाँ लेटर लिखना हो, जहाँ प्रदर्शन करना हो, करा है उन्होंने। और वो आंदोलन उनका कहीं ना कहीं हद तक सक्सेसफुल हुआ है। उनके मकान जो है बचे हैं और कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका डेट जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें ये देखने के लिए मिला है कि जो ताकत से और पूरी मजबूती से लड़ी हैं, उनको जो है ऐसा नहीं है कि तोड़ दिया गया, वो बचा भी है। और कहीं ना कहीं में कमजोरी और कोई कमी रही है इलाके में, ये बात है कि अगर हमारी टीम की, हमारी पार्टी SUCI की तरफ से कुछ महिलाएं जाती भी हैं इलाके में, लोग भी हर तरीके के काम करने वाले हैं, हर पार्टी के लोग हैं, हर संगठन के लोग हैं, तो उनका जो है विश्वास भी नहीं बन पाता है। कुछ भरोसा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इस वजह से जो हमारा आंदोलन जिस तरीके से होना चाहिए काम, वो काम में कमी रह जाती है। इस वजह से हम उस चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। तो ज़रूरत है इन्हीं सब कमियों को दूर करने की और उस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाए। इसीलिए साथियों, ये जो हमारी देखिए, लड़ने वाले और रास्ते दिखाने वाले बहुत हैं। जैसे कि लड़ाई लड़ी तो जा रही है, आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन सही दिशा में अगर हम नहीं लड़े तो वो मुद्दे जो है भटक जाएंगे और उस चीज़ में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए हम जो है SUCI जो रास्ता दिखा रही है, उसके नेतृत्व में हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी के साथ में एक छोटा सा है जो हमारे हिम्मत को, हौसले को मजबूती देता है, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने की, अगर जुनून है जीतने की, तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। जो सरकार सत्ता में आई, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उस सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से बहुत वादे किए, लेकिन जितने वादे किए उतनी ज़्यादा जनता की दुर्दशा बढ़ती चली गई। आप अभी जानते हैं कि हमारे बीच में 2 जगह से यहाँ लोग हैं जो कि घर तोड़ने के खिलाफ आंदोलन में लगे हुए हैं। लगातार आंदोलन हो रहा है उसके लिए, लेकिन जो सरकार ने वादा किया था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, सरकार ने जो वादा किया था, आज भी आप अगर आज़ादपुर की तरफ जाएंगे, शालीमार बाग से देखेंगे, एक जगह लिखा हुआ है, जहाँ मेरा कच्चा मकान वहाँ मेरा पक्का शीश महल। मत दो शीश महल, नहीं चाहिए शीश महल, खड़ी रहने दो। लेकिन ये सरकारी वादे, ये वादे करके ये सरकार सत्ता में आई, लेकिन जनता को क्या मिला? इन तपती गर्मी के अंदर उनके घरों को तोड़ दिया गया। सिर्फ झुग्गी नहीं, पक्के घर, जहाँ पर लोग 100 साल से 50 साल से रह रहे हैं, उन घरों को तोड़ दिया गया। जिन घरों से वोट लेकर ये सरकार जीती और जहाँ बिजली का कनेक्शन, सब कुछ सुविधाएं हैं, उसको वो अवैध बता रहे हैं। अगर ये उन जिन वोटों से वो जीती थी वो घर अगर अवैध हैं, तो ये सरकार भी तो अवैध होनी चाहिए। किस लिए वो वैध वो सरकार बनी है? शालीमार बाग में एकता कैंप के अंदर जब तोड़ने के लिए आए, तो ये भी देखा गया कि इस घर के अंदर कुछ बच्चे हैं या परिवार है, बच्चों के समेत घर को तोड़ दिया गया। वो बच्चे लहूलुहान हो गए। काफ़ी इलाज के बाद बच्चे को बचाया। सरकार की नीतियाँ हैं घर तोड़ने की, ये सरकार की नीतियाँ, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में ये नीतियाँ आ रही हैं। रोजगार की नीति हो, शिक्षा की नीति हो, तो शिक्षा में बात आई। आप देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत में आज स्कूलों को, कॉलेज को, सबको मर्ज किया जा रहा है। और नए ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब तक सरकारी ढांचा जर्जर नहीं होगा, तब तक प्राइवेट ढांचे को खड़ा नहीं किया जा सकता। आज शिक्षा को पूंजीपतियों के मुनाफे कमाने की सबसे बड़ी और सबसे कह सकते हैं कि सबसे सॉफ्ट कॉर्नर जो माता पिता के मन में रहता है कि एक पिता रिक्शा चलाएगा, एक माँ घर में बर्तन मांजेगी, लेकिन बच्चों को पढ़ाएगी। लेकिन आज जो मजदूर वो स्कूल की बिल्डिंग में आता है, वो मजदूर जो कॉलेज की बिल्डिंग में आता है, उसके बच्चे उस स्कूल में, उसके बच्चे उस कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सरकार ने तफरीका कर दिया कि अमीर के बच्चे सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में। और उन सरकारी स्कूलों को भी वो मर्ज कर रही है, बंद कर रही है। परसों के पेपर में आया कि दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब होता है बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूट जाना, बहुत सारी लड़कियों का, खासकर लड़कियों का स्कूल छूट जाना।
तो सरकार अगर इन स्कूलों को, जो सरकारी स्कूलों में जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है शिक्षा लेने के लिए, हालांकि पहले से ही बर्बाद कर दिया गया है, उसको भी वो सरकार खत्म कर रही है, ताकि एक बड़ा मुनाफा शिक्षा में कमाने के लिए लूट की छूट दी जा सके पूंजीपतियों को। सरकारी अस्पतालों में जाइए, सरकारी अस्पताल जो कि जनता के संघर्ष से बने, उन अस्पतालों में मजदूर का इलाज जो होना चाहिए था, आज वो मुनाफा कमाने की चीज़ें बन चुकी हैं। जो दवाइयाँ मुफ्त मिलनी चाहिए थी, आज सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर आयुष्मान प्रधानमंत्री मेडिकल स्टोर खोल दिए गए हैं। क्या बोला जा रहा है कि ये दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी, यहाँ लीजिए। जो दवाइयाँ जनता को मुफ्त मिलनी चाहिए थी, वो सस्ती भी वो क्यों खरीदेगा, क्यों मिलनी चाहिए उसे, वो सस्ती क्यों मिलनी चाहिए उसे, वो फ्री मिलनी चाहिए, फ्री इलाज मिलना चाहिए। लेकिन आज फ्री इलाज, फ्री दवाइयों को भी खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अस्पतालों को प्राइवेट करके एक बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो साथियों, आज हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्यों हम यहाँ बैठे हैं, क्यों हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें लड़ना है? क्यों? क्योंकि सरकार की जो जिम्मेदारियाँ हैं, सरकार को जो जनता की जरूरतों को पूरा करना चाहिए था, जनता से जो वादे किए उनको पूरा करना चाहिए था, आज सरकार अपने उन वादों से पीछे हट चुकी है। आज दिल्ली की पूरी जनता को घर बचाने और अपना नागरिकता को बचाने के उसमें डाल दिया गया है। आज SIR हो रहा है, उसमें देखिए कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, घर बचेगा नहीं बचेगा, तो वो जनता कब सोचे शिक्षा के बारे में, कब सोचे अपने रोजगार के बारे में, क्योंकि उसे अभी चिंता है अपना घर बचाने की, उसे अभी चिंता है अपनी पहचान बचाने की। तो इस पहचान के लिए वो लड़ रही है, फंसा दिया गया है। तो आज जो सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार की जिम्मेदारी से हट चुकी है। आप देखिए कि पर्यावरण की जो समस्या है, उस पर्यावरण की समस्या से पूरा देश, पूरा विश्व पूरा परेशान है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए आज अंडमान निकोबार में लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। और किसे दिया जा रहा है? अडानी को दिया जा रहा है। दिल्ली के MP, भारत के MP के अंदर चिंगरौली में 6 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है, इसलिए अडानी को दिया जा रहा है। और अगर कोई मजदूर वहाँ छोटी सी 10 गज की जगह में अगर मकान बना लेता है, तो उसको तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो मजदूर है, क्योंकि मजदूर की कीमत सरकार के नजरों में कुछ नहीं है। वोट के समय में भी उसके वोट की कीमत कुछ नहीं है। आज महिलाओं की जो स्थिति है, राजस्थान की घटना सुनी, मेरे पूर्व वक्ता ने बंगाल की घटना के बारे में चर्चा की, कितनी विध्वस्त है। आज लोगों के मन को ऐसा बना दिया जा रहा है कि बलात्कार जैसी निर्मम और भयानक घटना को भी वो सांप्रदायिकता के साथ तोड़ रहे हैं, कि मुस्लिम लड़की है तो सब लोग बोलने आ गए। सो राजस्थान में कौन लड़की थी वो? ठीक है, तो क्या अब बलात्कारी की क्या कोई जात होती है, क्या कोई धर्म होता है? और जो पीड़ित हुआ है, क्या उसके धर्म होता है, कोई जात होता है? नहीं। बलात्कारी की कम से एक ही जात, एक ही धर्म के बलात्कारी है, वो अपराधी है, और पीड़ित का भी एक ही पहचान है, तो पीड़ित है। तो जात के नाम पे फंसाकर आज हमारी जो जरूरत की, जीवन की जो चीजें हैं, उसको आज हमें दूर किया जा रहा है। हमारे दिमाग को तैयार किया जा रहा है जो कि हम मुस्लिम और हिंदू में फर्क करें, हम ऊंची जात और नीची जात में फर्क करें। क्यों? क्योंकि अगर हम इकट्ठा हुए, अगर हम हिंदू मुस्लिम में ना फंसे, तो हम रोजगार की मांग करेंगे, हम शिक्षा की मांग करेंगे, हम महिलाओं के बढ़ते अपराधों के खिलाफ लड़ने की मांग करेंगे। इसलिए जरूरी है सत्ता वर्ग के लिए कि हमें जात और धर्म में फंसा के रखा जाए। और साथियों, आंदोलन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जो भी समस्याएं हैं, उसके खिलाफ आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। देखिए क्या आंदोलन है, हम संगठित हों, लड़े, एक किस रास्ते पर? अगर हमारा आंदोलन एक सही दिशा, सही विचारधारा के आधार पर ना होगा, तो आंदोलन होंगे, बहुत बड़े बड़े आंदोलन होंगे, लाखों लोग उसमें जुटेंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हम आंदोलन करते हुए भी आंदोलन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, चाहे आंदोलन किसी भी रूप में हो, लेकिन आंदोलन होना चाहिए। लेकिन आंदोलन की दिशा और विचारधारा और चिंतन भी होना, एक सटीक चिंतन होना चाहिए, ताकि हम इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकें, इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर सकें। तो कॉमरेड शिवदास गौर जो एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े आंदोलन की लहर आएगी, जिनकी जरूरत भी है समाज में। लेकिन अगर आंदोलन सही दिशा में नहीं हुआ, सही विचारधारा के आधार पर नहीं हुआ, तो वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे मजदूर भाई और मेरी महिलाएं जो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप सभी जानते हैं कि आप जिन इलाकों से आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। इसके खिलाफ लड़ना होगा, शिक्षा के लिए लड़ना होगा। जिस शिक्षा ने समाज को बचाया, उस शिक्षा को बचाने की जिम्मेदारी आज हमारे सर पर है, क्योंकि अगर वो शिक्षा बचेगी तो हम बचेंगे। आज हमें अपने अधिकारों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए एक सशक्त और जुझारू आंदोलन की जरूरत है, और आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है। मैं पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।